स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो फिर जो बिहार बोर्ड मॉडल सेट क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है उसका जो कुल 10 क्वेश्चन बच गया था लघु उत्तरीय का, उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो हमने 1 to 20 क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो अब सबसे पहला कहा जाए उपभोग प्रवृत्ति का क्या अर्थ है। सबसे पहले हमें उपभोग प्रवृत्ति को समझना है। तो उपभोग प्रवृत्ति करने का अर्थ है आय बढ़ने पर जो उपभोग की प्रवृत्ति, इंसानों में जो उपभोग करने की क्षमता जो बढ़ जाती है, और जब आय कम हो जाती है तो लोगों की उपभोक्ता जो है उपभोग भी जो है कम हो जाती है। करने का अर्थ है कि आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ती है और आय कम होने पर उपभोग घटती है। तो उपभोग का परिवर्तन का जो यही गुण है, यही उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। तो आय के बढ़ने के कारण जो उपभोग बढ़ती है और आय के घटने के कारण उपभोग घटती है। तो उपभोग की यही जो गुण है, उपभोग का यही जो गुण है, परिवर्तन का गुण, जो उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि निवेश गुणक को परिभाषित करें। तो निवेश गुणक जो आय में परिवर्तन के कारण जो निवेश में परिवर्तन होता है, आय में निवेश के कारण जो परिवर्तन में निवेश में जो परिवर्तन होता है, इन दोनों के अनुपात को ही जो है निवेश गुणक कहते हैं। या कहने करते आय में परिवर्तन होने पर निवेश में परिवर्तन के अनुपात को निवेश गुणक कहते हैं। अब कहा जा रहा है न्यून मांग के क्या कारण है। तो न्यून मांग का कारण है बाजार में मंदी का होना। जब बाजार में मंदी हो जाती तब जो है समग्र पूर्ति जो है वो समग्र मांग से जो है ज्यादा हो जाती है और मांग जो है कम हो जाती है। यही जो है न्यून मांग का लेते हैं। तो न्यून मांग का कारण है समग्र पूर्ति का अधिक होना या बाजार में मंदी होना, बाजारी मंदी। तो यही कारण है न्यून मांग के। उसके बाद कहा जा रहा है गैर विकास व्यय क्या है। तो व्यय के हम लोग बड़ी बात समझते हैं कि व्यय मतलब होता है खर्च होना। तो वैसा खर्च जो कि विकास के लिए उत्तरदायित्व नहीं होता है, जिससे विकास नहीं होता है किसी का, हमारे समाज का, हमारे देश का, जिससे विकास नहीं होता है, वैसा खर्च जिसका जो विकास में योगदान नहीं होता, किसी भी क्षेत्र के विकास में जो योगदान नहीं होता है, तो ऐसा जो व्यय है या ऐसा खर्च जो है गैर विकास व्यय कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई वस्तु अगर छोटी मोटी चॉकलेट खरीदने के लिए खर्च करते हैं या अपने खुद के जो विलासिता को पूरा करने के लिए हम खर्च करते हैं, तो इससे विकास में कोई योगदान नहीं होता है। तो ये जो खर्च है यही गैर विकास व्यय कहलाता है। उसके बाद कहा जा रहा है प्राथमिक घाटे से क्या अर्थ है। तो सब प्राथमिक घाटा, तो कोई भी बैंक जो है, केंद्रीय बैंक जब जो है किसी भी बैंक से जब लोन लेती है तो उसको जो ब्याज देना होता है, केंद्रीय बैंक को जो किसी व्यावसायिक बैंक से जब वह ऋण लेती है तो ऋण चुकाने के लिए सबसे पहले जो उन्हें ब्याज चुकाना पड़ता है। तो ऋण चुकाने के लिए जो उन्हें जो ब्याज देना होता है किसी भी बैंक को, तो वह जब वह राजकीय कोष से, जब राजकीय कोष घाटा से जब वह जो कुछ राशि ले लेती है, जब कुछ राशि जो ब्याज चुकाने के लिए राजकीय घाटा से या राजकीय कोष घाटा से जब कुछ ब्याज चुकाने के लिए राशि निकालती है, तो वही जो राशि जो वो राजकोष से निकालती है, तो राजकोषीय घाटा से जब हम ब्याज अनुपात राशि निकालने के बाद जो राजकीय घाटा में जो राशि बचती है वही जो है प्राथमिक घाटे कहलाता है, वही जो है प्राथमिक घाटा कहलाता है। तो वही तो जब कोई भी बैंक, कोई भी केंद्रीय बैंक किसी भी दूसरे बैंक के ऋण को जो चुकाने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए किसी भी राजकीय कोष से जो घाटा से जब वह कुछ पैसे या कुछ राशि निकालती है या कुछ राशि लेती है राजकीय कोष घाटा से, तब जो वहां पर जो राजकीय कोष घाटा वो जितनी मात्रा निकालती है तो वही जो है प्राथमिक घाटा कहलाता है। उसके बाद कहा जा रहा है भुगतान संतुलन क्या है। भुगतान संतुलन सबसे पहले समझना होगा। तो भुगतान संतुलन जो ये एक रिकॉर्ड है, हमारे जो है अर्थव्यवस्था का एक रिकॉर्ड है। जैसे कि हम कोई भी चीज सूचना एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, तो वही जो भुगतान संतुलन जो है ये किसी भी देश के लिए जो है, या किसी भी देश के लिए या विश्व स्तरीय जो एक देश के दूसरे देश के बीच या एक ही देश के विभिन्न इकाई के बीच जो लेन देन का रिकॉर्ड होता है, लेन देन का जो रिकॉर्ड होता है किसी एक दो देश के बीच या विश्व के सभी देशों के बीच या एक देश के विभिन्न इकाई के बीच जो लेन देन का रिकॉर्ड होता है, वही जो है भुगतान संतुलन कहलाता है। वही रिकॉर्ड जो है भुगतान संतुलन कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। अब पूंजी खाता क्या है। तो भुगतान संतुलन के ही दो पार्ट हैं। भुगतान संतुलन को प्रभावित करने के लिए इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है चालू खाता, एक होता है पूंजी खाता। तो यहाँ पर हमें पूंजी खाता का परिभाषित करना है। तो पूंजी खाता वो होता है कि जिसमें जो किसी भी माल और सेवाओं का जो लेन देन होता है, जिसमें माल और सेवाओं या व्यापारिक लेन देन जो होता है, एक होता है इकाई लेन देन जो हम आर्थिक लेन देन करते हैं अपने स्वयं के विकास के लिए। तो लेकिन जो व्यापार के लेन देन के लिए जो लेन देन किया जाता है और जिसमें माल और सेवाओं का जो लेन देन से संबंधित जो भी खाता होता है, तो वही जो है पूंजी खाता कहलाता है। कहने करते हैं कि वैसा खाता जो व्यापारिक लेन देन के लिए या माल और सेवाओं के लेन देन का रिकॉर्ड रखता है, तो वह खाता जो पूंजी खाता कहलाता है। उसके बाद कहा जा रहा है व्यापार चक्र को परिभाषित करें। तो अब जो हमें व्यापार चक्र को परिभाषित करना है, तो व्यापार चक्र करने करते हैं कि व्यापार में जो उत्पादन होता है, उपभोग होता है, व्यय होता है, तो इन सबको जो एक बिंदु पर जो संदर्भित करता है या परिभाषित करता है, तो वही जो है व्यापार चक्र कहलाता है।
कहने करते ये हमें व्यापार चक्र हमें बतलाता है कि व्यापार जो है हमें किस प्रकार से जो है प्रभावित करता है, या व्यापार में जो लेन देन जो है एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो ये जो उपभोग उत्पादन के लेन देन को जो है जो है एक दूसरे को जोड़ता है। तो यही जो चक्र है, यही जो है व्यापार चक्र कहलाता है। उसके बाद कहता है मांग का नियम। तो मांग का नियम हम लोग भली भांति जानते हैं, सबसे पहले चैप्टर में जो मांग के जब हम मांग और पूर्ति पढ़ रहे थे तो उसी समय आया था ये मांग का नियम आता है। तो वहां पर जो मांग का नियम अनुसार या मांग के नियम को हम परिभाषित करते हैं, मांग के नियम के अनुसार जो वस्तु का कीमत बढ़ने पर जो वस्तु की मांग घट जाती है और वस्तु की कीमत घटने पर जो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो यही जो है मांग का नियम कहलाता है। उसके बाद कहा जा रहा है उदासीनता वक्र। तो उदासीनता वक्र जो है उपभोक्ता के व्यवहार को दर्शाने वाला वक्र है। उपभोक्ता वक्र उदासीनता वक्र जो है उपभोक्ता के व्यवहार को जो है दर्शाने वाला वक्र है, जिसके प्रत्येक वक्र पर, मान लीजिए ये वक्र है, जिसके प्रत्येक वक्र के किसी भी बिंदु पर हमें यह प्राप्त होता है उपभोक्ता को जो है अपने उपभोग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रहा है, या अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर जो है वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। जैसे मान लीजिए ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी, ये बिंदु है सी, इसके किसी बिंदु, चाहे हम कोई भी बिंदु ले लें, यहाँ पर जो उपभोक्ता जो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा या अपनी आवश्यकता की जो उसकी जो संतुष्टि वो प्राप्त कर लेगा। यही जो उदासीनता वक्र कहलाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न के मॉडल सेट दीर्घोत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उसमें कुल जो है 8 क्वेश्चन है। तो 8 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए, हो सकता है इससे भी कुछ प्रश्न लड़ जाए।